चलिए, अच्छा अपन स्टार्ट करें क्रिमिनल लॉ। प्लीज गाइस सेटल डाउन। सर क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल लॉ में अपन ने कहा था आईपीसी पढ़ने वाले हैं एंड साथ साथ में सीआरपीसी पढ़ना था हमको। सर मैं वापस से रिपीट कर दूं, एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है कि क्या ये आपके ऊपर नए लॉज एप्लीकेबल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। सो मोस्टली इतना लेट हो चुका है तो ये लोग नहीं ही करेंगे, अभी काफी लेट हो गया। स्टिल एक इनकी अमेंडमेंट शीट अगस्त में आती है, अब अगस्त तक का अपन वेट नहीं कर सकते। वी विल कंटिन्यू विद आवर पोर्शंस। अगर ये लोग अगस्त में चेंजेस सजेस्ट करते हैं तो तब का तब चेंजेस वापस से पड़ेंगे। अमेंडमेंट्स यूट्यूब पर होंगे, सो यू आर और यू आर नॉट माई स्टूडेंट, आपको ये जरूर मिल जाएगा। नाउ कमिंग डाउन टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी एंड आईपीसी। कल हमने एक वर्ड के साथ स्टार्ट किया था, रॉन्ग। रॉन्ग दो तरीके के होते हैं, इफ यू रिमेंबर, एथिकल रॉन्ग और दूसरा होता था आपका लीगल रॉन्ग। अच्छा, एथिकल रॉन्ग मतलब जो आपके हिसाब से फिर समाज के हिसाब से ठीक नहीं है, लीगल रॉन्ग जो लॉ के हिसाब से ठीक नहीं है। What are we learning right now is about legal wrong. सर अपने को लीगल रॉन्ग देखना है क्योंकि वो क्राइम है। अच्छा, क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट इज। लॉ ने बोला ये क्राइम है, मानना पड़ेगा, नहीं बोला नहीं है क्राइम। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ यहां पर सबसे पहला वर्ड जो अपन पढ़ने जा रहे हैं अब वो है क्रिमिनल ऑफेंस वर्सेस सिविल रॉन्ग। एनीवन हु कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड अ सिविल रॉन्ग? एनीवन एनीवन एनीवन? Normal chori, as if like, hi sir, I'm taking your wallet, thank you. ये सिविल रॉन्ग है। पर ऐसा चोरी करना भी आईपीसी बताता है और मर्डर भी आईपीसी में लिखा हुआ है, दोनों को ही क्रिमिनल रॉन्ग। मजा आ रहा है, 2 मिनट चुप रहो जबरदस्ती बीच में। जी सर, इट्स अ नॉर्मल थिंग। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा, तो चोरी करना इज नॉर्मल। ऐसे अपन ने अभी कहा चलो बैंक में थोड़ी सी चोरी कर लेते हैं, इट्स हाइजीनिक। नहीं, बैंक की चोरी थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, वॉलेट मतलब थोड़ा कम चोरी किया तो ओके। अच्छा मान ले बैंक में चोरी करके तू 2000 ही लेके गया, तेरी सोच छोटी है, फिर इट्स अ सिविल रॉन्ग। उसका अटेम्प्ट बड़ा था, चाहे क्राइम छोटा किया हो उसने, तो वो सिविल रॉन्ग है। पोर्शे कार एक्सीडेंट है तो वो क्रिमिनल रॉन्ग है। कौन सी पोर्शे? मजा आ रहा है यार, बहुत ही बढ़िया। खैर हाँ जी सर प्लीज। ठीक है, तो आप कह रहे हैं, अच्छा देखो, यू आर मच बेटर देन द लास्ट अटेम्प्ट जो अभी हुआ, सो काफी हद तक ये कह रहा है कि सिविल रॉन्ग है लाइक टॉट्स, बट एक सेकेंड अगेन, टॉट्स है ना सिर्फ एक टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग है, तो ही इज करेक्ट पार्शियली। अच्छा देखो, क्रिमिनल रॉन्ग हम सबसे पहले बात करते हैं दैट क्रिमिनल रॉन्ग इज अ रॉन्ग विच यू से इट्स अगेंस्ट द सोसाइटी। अच्छा, आपने कल की न्यूज पढ़ी होगी, नागपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव केस हुआ। नो वन फुटपाथ पे गाड़ी चला दी मल्टीपल लोगों के ऊपर, 2 लोग उसमें से मर गए, काफी लोग इंजर्ड हो गए। अच्छा, अब है ना एक्सीडेंट ये पहले भी होते थे, बट नाउ द सोसाइटी हैज टेकन अप वेरी सीरियसली। अब लोग बार बार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर देखो ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। नाउ यू से कि सर फुटपाथ पे वो सो क्यों रहा था? एक सेकंड, मतलब फुटपाथ सोने के लिए नहीं है, पर चलाने के लिए भी नहीं है गाड़ी, सो इट्स वाइस वर्सा, दोनों तरफ पे आप बात करें। अब ये एक क्रिमिनल रॉन्ग है जो यहां पर हो रहा है, क्योंकि अब इससे पूरी सोसाइटी डर रही है। मतलब आप इमेजिन करके देखो, जो लास्ट चीज हो सकती थी कि अब लोग रोड पे चलने से, बैठने से, सोने से, इन सब से भी डरने लग गए इंडिया के अंदर। ये क्योंकि सोसाइटी पे इंपैक्ट हो रहा है, चाहे 2 ही चीजें हुई। ऑन द कॉन्ट्ररी सिविल रॉन्ग, चोरी क्रिमिनल रॉन्ग होता है। कमिंग बैक, हम जहां पे थे सिविल रॉन्ग के ऊपर, सिविल रॉन्ग इज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, भाई मैंने इनको रेंट देना था, मैंने टाइम पे रेंट नहीं भरा। अभी गलत है पर कोई क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, इसके लिए मुझे जेल नहीं हो जाएगी। दिस इज अ सिविल रॉन्ग। हमारे बीच में कोई डेट थी जो मुझे रीपे करनी थी, पर मैंने टाइम पे रीपे नहीं करी, रॉन्ग है, ये सिविल रॉन्ग बन जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ क्रिमिनल रॉन्ग। द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, एक सिविल रॉन्ग हमेशा एक इंडिविजुअल की तरफ होता है, जिसका इंपैक्ट एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी एक क्रिमिनल रॉन्ग आप करते किसी एक व्यक्ति के साथ हैं, पर पूरी सोसाइटी को एट लार्ज इंपैक्ट करके चला जाता है। अच्छा, आप लोगों ने सूरत का एक केस सुना था क्या, जहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3rd फ्लोर पे आग लग गई थी, जिसकी वजह से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था 3rd फ्लोर पे जहां आग लग गई, और आग इस कदर लगी कि ये लोग गेट से एग्जिट नहीं ले पा रहे, 3rd फ्लोर पे हैं, जाएंगे कहां? एक ही गेट है एग्जिट लेने के लिए, आग लगी हुई है। तो आपके पास 2 चॉइसेस थी, या तो आप ऊपर से छलांग मार दें तो भैया आपका चूर चूर नान बन जाए,
या फिर वहां पर भुना मसाला तो बन ही रहा है आपका, तो आपको चॉइस करनी थी। अब सर कितना बड़ी गलती है इंस्टीट्यूट की कि उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। लेट्स चेंज द टॉपिक। चलो ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्री ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फेलियर है। इनको भाई अगर आप इतने सारे बच्चे अपने साथ यहाँ पर लेके बैठे, माय पॉइंट इज कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर आग का प्रॉब्लम नहीं है इतना। सो बिल्डिंग फायर प्रूफ है हमारी, सो यहाँ पर नहीं आती। सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट इतनी सारी आप जाने अपने साथ रख रहे हो, आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए था, बट इट वॉज नॉट देयर। बहुत बच्चों की जान चली गई, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा उछाला नहीं गया, बट उस टाइम के पेरेंट्स ने इतने स्टेटमेंट्स दिए भाई, सारे स्टेटमेंट्स में एक ही चीज थी कि वी सेंट आवर किड फॉर एजुकेशन पर्पस। ये इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी थी कि उनको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा देखो, इंस्टीट्यूट की कोई लाइबिलिटी आई नहीं, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि भाई बहुत अनफोर्सीन एक्ट था, और जनरली ऐसे तो घर पे भी आग लग सकती है। अब फिर आप सोसाइटी पे भी केस कर दो, हर जगह कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। तब से एक एडवाइजरी जारी की गई है। अब आप कोई भी मॉल में जाइएगा, आप कोई भी ऐसी बड़ी प्रीमाइसेस में जाइएगा, हर शॉप के अंदर आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर दिखेगा। इट्स अ मैंडेटरी टिक मार्क कि आपको लगाना ही है। पर एक चीज, उस टाइम के पेरेंट्स या उस टाइम की एक जनरल टेंडेंसी की वजह से, कैन आई से दैट एक डर पूरी सोसाइटी के अंदर बन गया था कि भैया हम भी अगर ऐसा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो इट्स अ वेरी बिग बिग क्वेश्चन। कोई भी ऐसा रॉन्ग जो एट अ लार्ज सोसाइटी को डराए, इसको हम कौन से रॉन्ग के अंदर क्लासीफाई करवाएंगे? क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर क्लासीफाई कराएंगे। मुंबई में एक केस हुआ था, शायद तक ये भी आपने पढ़ा होगा, ये कोविड के टाइम था। कोविड के टाइम तुम कितने साल के थे? 12-13 साल के? 15-16? जस्ट इन केस तुम्हें ना पता हो तो कोविड को गए हुए 4 साल हो गए हैं। हाँ तो कह रहे 14-15, हाँ तो सही बोला ना, 1 साल पे बहस क्यों कर रही होती? हाँ तो मतलब 12-13-14 साल के आसपास होंगे। तो देखो कोविड एक बहुत ही बढ़िया चीज आई यहाँ पर। अपन सब लोगों को तो बहुत मजा ही आया होगा, क्योंकि तुम्हें उसकी ग्रेविटी नहीं पता थी, क्योंकि कोविड में हमें क्या करना था? घर बैठ के महाभारत देखनी थी घर पे, दैट वॉज इट। मोदी जी बीच बीच में कोई टास्क देते थे कि आज बाहर जाके घंटी बजाओ, हम घंटी बजा देते थे। एक बार उन्होंने बोला लाइट बंद कर दो, बाद में लोगों ने लाइट चालू नहीं करी, फिर यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया, फिर उन्होंने कहा ऐसा गेम इनके साथ नहीं खेलना है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। आपने थाली बजाई थी वो उस टाइम पे? आधे चमन पुणे में रोड पे आके थाली बजा रहे जैसे उनके बाप की शादी हो, चिल्ला रहे हैं। और उसमें इंडिया के पास एक बहुत ही बढ़िया चीज है, इंडिया रूमर्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। तो इस बार कह रहे हैं व्हाट अ ग्रेट मूव बाय मोदी जी। यूनेस्को ने रिलीज किया है कि मोदी जी ने, ही इज द बेस्ट पीएम। क्यों? क्योंकि ये जो टंग 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 करा रहे हैं, इससे वाइब्रेशन बनेगा, हवा में कोरोना खत्म हो जाएगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म नहीं पता होगा हम में से किसी को, पर एटीट्यूड देख रहे हो तुम कि हाँ भाई ये दिवाली के दिन फोटो आ जाते हैं कि भाई इंडिया अलग से इल्यूमिनेटेड है ऐसा। तो ये सब बहुत बढ़िया चीज है, पर इनमें से कुछ भी सत्य नहीं था। अच्छा अब यहां पर मैं क्रिमिनल रॉन्ग बताता हूं क्या है। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे गलत टेक्स्ट सेंड कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कम्युनल टेंशन हो जाते हैं। एक फाइट थी विच स्टार्टेड इन राजस्थान बिटवीन 2 कम्युनिटीज, हिंदू मुस्लिम, विच वॉज ऑल अबाउट अ यूट्यूब वीडियो जो सब लोगों ने एक दूसरे से शेयर कर दिया। अच्छा वीडियो शेयर कर दिया और इसकी वजह से इनकी लड़ाई कैसे हो गई, मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाता हूं कि वो वीडियो किस तरीके से था। तो भाई किसी ने कोई यहाँ पे बॉडी मरी हुई, आगे ऐसे ही एक डब्ड वीडियो लगा दिया कि भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैंने अपना बदला ले लिया है, अब ये लोग मुझे मारेंगे, अब तुम भी देख लेना, इन्होंने हमारी बहन को छेड़ा था। वहां से वो माँ बहन करने लगा, यहाँ से ये माँ बहन करने लगे, लड़ गए, जबकि इसमें से कोई न्यूज ही सही नहीं थी। ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? एक इंटरनेट वीडियो से। तो क्या व्हाट्सएप पे जो आप एक गलत वीडियो सर्कुलेट कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसे दंगे हो रहे हैं, ये कौन सा रॉन्ग होगा? क्रिमिनल रॉन्ग। नाउ यू नो व्हाट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग एंड व्हाट इज अ सिविल रॉन्ग। सो द मोर इंपैक्टफुल, आप ये मत सोचो कि क्राइम कैसे हुआ, मुद्दा ये है कि क्या इसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी, इट इफ इज अगेंस्ट द सोसाइटी, हम इसको कौन सा रॉन्ग क्रिएट करते हैं? क्रिमिनल रॉन्ग। एंड इफ इट इज अबाउट एन इंडिविजुअल, यू एंड मी, इट विल बी अ सिविल रॉन्ग। चलें वापस आते हैं, चलिए। सो द डिफरेंस बिटवीन अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड अ सिविल रॉन्ग इज दैट वाइल द फॉर्मर मतलब पहले वाला, राइट, फॉर्मर इज पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर इज कंसिडर्ड अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। सो द फॉर्मर इज कंसिडर्ड अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर ग्रेव नेचर। अ सिविल रॉन्ग इज अ रॉन्ग डन टू एन इंडिविजुअल। जहां पर हम क्रिमिनल रॉन्ग कहते हैं दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटी, जहां पर हम सिविल रॉन्ग कहते हैं दैट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. So it is believed that serious crimes threaten the existence of an orderly society, and therefore if such a crime is committed, it is committed against the whole society. In India,
द बेस ऑफ क्राइम एंड प्यूनिटिव. ए व्हाट इज प्यूनिटिव? पनिशमेंट्स. जो प्यूनिटिव है दैट इज पनिशमेंट्स, हैज बीन लेट डाउन इन आईपीसी. Probably now it is no more in IPC. अब उसके लिए आपके पास नए लॉज आएंगे, बट वी आर लर्निंग IPC. आई थिंक यू गाइज आर लकी कि आप एक बार IPC सीख रहे हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से ये बेहतरीन था. IPC CRPC में कोई तकलीफ नहीं थी. ये ईगो के चक्कर में उड़ा दिया इन लोगों ने. इसमें कुछ गलत नहीं था, सिर्फ इनको क्या करना था, इसमें इंडियन वर्ड आ रहा था. ऑपोजिशन पार्टी ने इंडिया अलायंस नाम रखा था खुद का, तो अब इन लोगों ने प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया शुड बी नोन एज भारत. और वही चीज इन्होंने सारे लॉज में करना स्टार्ट कर दी. भारतीय न्याय, भारतीय ये, भारतीय ये. बाकी अंदर के लॉज काफी हद तक सेम है, सिर्फ हल्की सी पनिशमेंट प्लस माइनस करी. इन लोगों ने कुछ खासा बदलाव नहीं किया. ये सही था, ये सिर्फ ईगो के चक्कर में उड़ाया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. बहुत बढ़िया था. आईपीसी, जिन लोगों ने आईपीसी सीआरपीसी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए. क्लासिक लॉ था. आप विकास से कभी पूछेगा कंपनीज एक्ट 1956 अच्छा है कि कंपनीज एक्ट 2013, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा 1956. बेहतरीन था, जबरदस्ती हटाया. सारे लोगों ने बोला कि गलत चेंज था. आज तक इतने अमेंडमेंट्स करने पड़ रहे हैं. वैसे ही आईपीसी बेहतरीन था, कोई कमी नहीं थी, जबरदस्ती हटाया ईगो में. अच्छा, अब सबसे पहले आईपीसी का अपन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है. अच्छा, इसको हम कॉलोनियल लेजिस्लेशन कहते हैं. एनीवन, व्हाई डू वी कॉल दिस कॉलोनियल लेजिस्लेशन? इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी. अच्छा, ब्रिटिशर्स ने, आप एक चीज देखो, ब्रिटिशर्स का बेस्ट पार्ट, ब्रिटिशर्स को खुद कुछ आता ही नहीं था, इनको सिर्फ कैप्चर करना आता था. अच्छा, आपने ऐसा कौन सा इन्वेंशन सुना है जो ब्रिटिशर्स ने कभी किया हो? ऐसी कोई चीज जो क्रिकेट गेम उन्होंने बनाया उसमें लगातार हारते जाते हैं, वो भी हमसे. सो आप एक चीज बताओ, व्हाट हैव दे क्रिएटेड फॉर विच यू कैन चेरिश देम? एल्विश. मैं कहा है ओके ओके. रोड साइड रेलवेज, चलो ठीक है. डू दे हैव बुलेट ट्रेन्स? नो दे डोंट. मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू पास ऑन, इनका बेस्ट पार्ट था सिर्फ और सिर्फ यहां से वहां कैप्चर करने का, कॉलोनीज बनाने का. आपने कभी इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़ी होगी कि इंडिया किस तरीके से कैप्चर हुआ. इन लोगों ने बहुत सिंपल तरीके, ये खुद फट्टू भी थे, ये लोग डायरेक्ट इंडिया से लड़ने भी नहीं आए थे, क्योंकि वहां पर जब यहां पर आए थे तब यहाँ पे मुगल राज था. और अगर आप मुगल राज की बात करो, मुगल्स वर रियली पावरफुल, लंबे चौड़े लड़ाकू भाई, मतलब ब्रिटिशर्स को तो उठा उठा के फेंकते, तो डायरेक्ट लड़ भी नहीं रहे थे ये लोग. बट गलती कहां हुई, इन लोगों ने क्या किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर आने दिया, इधर आने दिया. उन लोगों ने यहाँ व्यापार करना स्टार्ट किया. व्यापार करते करते वहां के उस टाइम के जो भी राजे महाराजा थे उनसे दोस्ती करी. फिर धीरे धीरे उनको कन्विंस. अच्छा, तुमको अगर ना पता हो तो ब्रिटिशर्स और मुगल्स की एक लड़ाई हो चुकी है. बिफोर इंडिया वॉज कैप्चर्ड पहले एक लड़ाई हुई थी. मुगल्स ने ब्रिटिशर्स को कुत्ते की तरह खदेड़ा था, मार मार के भूत बना दिया था, ठीक है. फर्स्ट लड़ाई में वो सफेद झंडा जो तुम देखते हो ना, सॉरी का, वो लेके घूम रहे थे. सॉरी 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 नहीं, इतना मारा था इनको. तो ये वापस चले गए उल्टे इंग्लैंड. बोले कि सर वो तो बोट भी तोड़ दी हमारी, तैर के आए हम ऐसा. तो मुगल्स ने इतनी बढ़िया लड़ाई करी थी. ब्रिटिशर्स वर स्मार्ट. ब्रिटिशर्स ने बोला देखो तुम समझो, इंडिया कल्चरली भी बहुत रिच है, प्लस दे आर पावरफुल, आप इनको लड़के नहीं जीत सकते, आपको इनको बेवकूफ बनाना पड़ेगा. जब तक बेवकूफ नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा. ये बन जाएंगे, बस इनको बनाओ. तो ये वापस आ गए. इस बार दे अपोलोजाइज्ड, और जो उस टाइम के किंग्स थे इनको इन लोगों ने ब्राइब दिया एज एन अपोलॉजी कि भाई हमको सिर्फ बिजनेस करने दो, वी वोंट डू एनीथिंग टू यू. दे सेड ओके, आ जाओ, अब इनने पैसे दे रहे हो तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, ठीक है. इन लोगों ने पैसे लिए, माफ कर दिया. ये अपना अपना खेलने लग गए, वो अपना अपना खेलने लग गए. धीरे धीरे व्हाट डिड दे डू, ये छोटे छोटे राज्यों के पास गए. बोले देखो, वो महाराजा से सामने तुम मिलिट्री लेके खड़े हो, ये तुम्हारे मकोड़े, उनसे जीत पाएंगे? कहते नहीं. बोले तुम हमें अपना सपोर्ट दे दो, अगर महाराजा ने तुम पे अटैक किया तो हम तुमको बचा लेंगे. ये बोले कि तू भी तो पिट के गया था. बोले वही वही, हम और तुम मिलकर तुम्हें बचा लेंगे. और साथ साथ में इस बार यूके ने क्या किया, यूके ने खुद की जो मिलिट्री से लोग रिटायर हो रहे थे, छोड़ रहे थे, वो सब अलाउ कर दिया कि आप EIC ज्वाइन कर लो. तो इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री बहुत बड़ी थी. जब वो यहां पर आए तो कुछ कुछ राज्यों ने अपनी मिलिट्री गिव अप करना स्टार्ट करी. अच्छा, इससे इनका फायदा भी था. इतने सारे लोगों को सैलरी देना, पैसे देना, इंसेंटिव्स देना ज्यादा पड़ रहा था. सब कंपनी देख रही थी. इन लोगों ने क्या बोला, हमको हफ्ता दे दो, मतलब कुल मिला के थोड़ी सी फिरौती दे दो, प्रोटेक्शन मनी, बाकी हम देख लेंगे, तुम चिल करो. मान गए. अच्छा, ऐसे करते करते ये एक दूसरे से बात करते करते सारे छोटे राज्यों की आर्मी अपने पास लेके आए. अब इनकी आर्मी बहुत बढ़ गई थी, फंड्स इनके पास बहुत थे, ब्रिटिशर्स की गन्स एमिनेशन इनके पास थी. अब ये बड़े राजाओं से लड़ने के लिए तैयार थे. एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. और बस ये स्टार्टिंग हुई और यहां से एक एक जना हारता गया. एंड सून लेटर यू सॉ कि बस धीरे धीरे सब कैप्चर होता गया. ब्रिटिशर्स कितने कूल थे,
ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया को चलाएगी, बिकॉज दे हैव डोमिनेटेड द ट्रेड, दे हैव डोमिनेटेड एवरीवन, उनके पास खुद की मिलिट्री है। जैसे ही उन्होंने इंडिया को मेजरली टेक ओवर कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी नेशनलाइजेशन एक्ट बना दिया ब्रिटिशर्स ने बनाया EIC नेशनलाइजेशन। EIC नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी हाथों में दे दिया जाएगा। जैसे ही EIC सरकारी हाथों में गई, ऑटोमेटिकली इंडिया किसके हाथ में चलेगी? यूके के हाथ में। दिस इज हाउ इंडिया वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिशर्स। जस्ट अ स्मॉल कट शॉर्ट स्टोरी। अब इंडिया को उन्होंने अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉलोनीज डिक्लेयर किया, क्योंकि इंडिया वॉज द रिचेस्ट इन रिसोर्सेज। अच्छा, इंडिया आज भी रिसोर्सेज में बहुत रिच है, तब भी बहुत रिच था। इंडिया से मेजर चीजें लेके गए ये लोग, ये भूखे नंगे अभी भी उसी का खा रहे हैं। सो प्रोबेबली इंडिया वॉज द रिचेस्ट देन। अच्छा, इंडिया इतना रिच क्यों था? क्योंकि जो लास्ट लोग रूल कर रहे थे वो खुद चोर कच्चे ही थे बहुत सारे, यहां वहां से जाते लूट लपाटा करके आ जाते। तो इंडिया के अंदर बहुत चीजें। अच्छा, इंडिया के अंदर जब बाहर से कोई चोरी करने आया था तो तब के तब, अगर मैं अभी बस सिर्फ राजाओं के नाम नहीं ले रहा, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, यहाँ पे कम्युनल बन जाएगी बात, तो अपन वो हटा देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर जब आए थे तो वो कहते थे कि हम 100 ऊंट लेकर आते थे एक बार चोरी करके ले जाने के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा तो कम हम जा ही नहीं सकते, इतने ऊंट लेके आते थे चोरी करने के लिए। मतलब इंडिया में इतनी चीजें थी। तो इंडिया वॉज अ कॉम्पोजिट प्लेस, जहां पर पहले खुद का भी बहुत था, बाहर से भी बहुत सारे लोग लेके आते थे, तो इंडिया बहुत रिच होता था। ये लोग यहाँ पे आए तो इन्होंने इंडिया को खुद की कॉलोनी बताया। अच्छा, यूएस भी पहले कैप्चर्ड ही था, जस्ट इन केस अगर आपको ना पता हो तो। ऐसा नहीं कि यूएस हमेशा से आजाद था, बस वो हमसे ऑलमोस्ट 200 साल पहले आजाद हो गया था, पर कैप्चरिंग बहुत सारी कंट्रीज की हो रखी थी। अब सर, जब यहां पर इंडिया के अंदर आए, इन्होंने खुद को कॉलोनी डिक्लेयर किया। अब इंडिया में इनको जी तो रहे थे, पर अब इंडिया धीरे धीरे अग्रेसिव होता जा रहा था। ब्रिटिशर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था, सत्यानाश करना स्टार्ट की। तब इन्होंने भारत के अंदर एक लेजिस्लेशन बनाया जिसका नाम दिया इन लोगों ने द पीनल कोड। पीनल मतलब पनिशमेंट बनाने के लिए कोड। ये प्रैक्टिसेस पहले भी थी, पर एक जगह पर इन कोड्स को लेके आना, और ये भारत के लिए था, इसलिए इसका IPC 1860 नाम पड़ा। तो ये सबसे पहले कॉलोनियल लेजिस्लेशन में माना जाता है। अगर आप देखोगे तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी पहले से चल रहा है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे बेसिक चीज होती है, उससे पहले भी ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर आकर क्या करने की कोशिश करी थी? पनिशमेंट के लॉज क्लियर करने की कोशिश करी थी। हेंस यू कॉल इट एज अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन, एंड दिस वाज रिटेन्ड एज द मेन पीनल लॉ ऑफ द कंट्री इवन आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द 47। वी केप्ट इट। 2 रीजंस थे, एक तो IPC बहुत बेहतरीन लिखा हुआ है, और दूसरा हमारे पास टाइम नहीं था। The IPC was passed in the year 1860 और फोर्स में आया था 1862 में, एंड इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। पहले ये JNK पर लागू नहीं होता था, उनका खुद का रणबीर पीनल कोड चलता था। अब इन लोगों ने इस सब को हटा दिया। अब IPC वहां पर भी एप्लीकेबल होता है, अब IPC एप्लीकेबल होता था, अब तो IPC कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट पहले JNK का खुद का पीनल कोड हुआ करता था, अब IPC उधर भी एप्लीकेबल हुआ। IPC is a substantive law. Now this is the word you should be understanding. What is, बहुत बढ़िया, substantive। अब देखिए, लॉ 2 तरीके के होते हैं, बहुत बढ़िया। एक होता है प्रोसीजरल, दूसरा होता है सब्सटैंटिव। प्रोसीजरल लॉ, सर अभी एक मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, साक्षी नाम है ना आपका, बात ही करना बेकार है। तो प्राची के शाम में 7:30 बजे कहीं पे चोरी करिए, जो एज पर, भाई आपका नाम क्या है? हाँ, तो एज पर एडवोकेट जीवन इट्स अ सिविल रॉन्ग, बट इन रियलिटी चोरी करना इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। अच्छा, तो अभी प्राची के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी गई है, एंड माय क्वेश्चन इज, कैन शी बी अरेस्टेड इन द नाइट एट 8? नहीं, पूछ रहा हूं भाई, कह रही क्यों? चोर तो चोरी होता है, उठाओ। हाँ जी, हाय शारदा। हाँ जी, लेडीज पुलिस, ओके। हाँ, तो लेडी पुलिस रही तो उठाओ, ले जाओ। वारंट, अरेस्ट वारंट हो तो उठाओ, ले जाओ, ठीक है। हाँ जी, और एनीवन? जी मैम। बहुत ही बढ़िया। तो ये फर्स्ट सेक्शन, इसका ये मतलब नहीं कि तुम शाम में खून करो, ठीक है? 7 बज गई, यस, सुबह तक रेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। बट शी इज राइट एट द फर्स्ट पॉइंट दैट एक कानूनी तौर पे लड़कियों को एक लिबर्टी मिली है
जिसके तहत ये कहा गया है कि भैया देखो सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किसी लड़की को, यानी कि अंधेरे वक्त में, सायकाल में, हम लड़की अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले के टाइम की प्रॉब्लम्स रही है कि अरेस्ट हो जाते थे, इनके साथ जेल में कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, नो वन इज टू सी देयर, इसीलिए रात में अरेस्ट मत करो। ये फर्स्ट चीज है। सेकेंडली, लड़की को कभी भी अरेस्ट किया जाए, उसको एक लेडी ऑफिसर ही आके अरेस्ट करेगी। यहां मुझे इनइक्वालिटी लगती है, हमें भी यही लॉ चाहिए, ठीक है, आप समानता रखें, पर ठीक है, अब जो जैसा बने। तो यहां पर लड़की को अरेस्ट करने के लिए लड़की ही आएगी, और लड़कियों को शाम में अरेस्ट नहीं किया जाता। पर आपने कहा सर फिर ऐसे तो ये रात को दंगे कर देगी, इसका कोई भरोसा है? चाकू लेके घूमेगी, सबको काटती रहेगी, आप कहेंगे ओहो 6 नहीं बजी, मारने दो मारने दो। सोचो पुलिस वाले इसके पीछे घूम रहे हैं, ये ठाए ठाए गोलियां चला रही है आराम से। दिस वुड बी टू सरप्राइजिंग, वी कांट बी डूइंग दिस। सो प्रोसीजरल लॉ कहता है कि देखो इन जनरल एक लड़की को शाम के बाद अरेस्ट नहीं करना, सुबह से पहले अरेस्ट नहीं करना। सेकंड, लड़की को अरेस्ट करने के लिए वापस से एक लड़की ही चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपको एक्सेप्शनल केसेस हैं तो आप उससे शाम में भी अरेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में मजिस्ट्रेट का अप्रूवल ले लीजिए, मजिस्ट्रेट अप्रूवल दे दे तो उसके बाद इसे अरेस्ट कर लो। पर इसे लेके जाना किसी फीमेल थाने में ही, जहां पर आप इसे बाहर बिठा सकते हैं, वहीं रोक सकते हैं। जरूरत ना पड़े तो अंदर बंद करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़े तो अंदर बंद कर देना। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया। कैन आई से दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ जो सीआरपीसी के अंदर दिया होगा। अच्छा, अपन फिल्मों के अंदर देखते हैं किसी को अरेस्ट कर लिया, हथकड़ियां बांध के यहाँ पे लेके जा रहे हैं। सर ऐसा रूल ही नहीं होता, हथकड़ी नहीं लगाई जाती। हथकड़ी आजकल सिर्फ आप लोग एक दूसरे को वॉलंटरीली लगा सकते हैं। ये व्हाट आई मीन इज कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो उसे हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कभी भी याद रखिएगा, ये गलत है। टू बी हैंडकफ्ड नहीं बैठ रहा सही, बट यस व्हाट आई एम सेइंग इज कि टू बी हैंडकफ्ड इज नॉट करेक्ट। आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते। आप जनरली देखेंगे पुलिस वाले कैसे अरेस्ट करते हैं, दे विल टेक योर हैंड, प्रॉब्ली यूज द हैंड, एंड आपको ऐसे ब्लॉक करके बस ऐसे हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, मतलब बिल्कुल ऐसे सग्गी गर्लफ्रेंड की तरह हाथ पकड़ रखेंगे। दे वोंट लीव योर हैंड, बट दिस इज हाउ यू अरेस्ट। हथकड़ी नहीं लगती अनलेस एंड अनटिल हम लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये या तो पुलिस वालों को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर ये भाग जाएगा, या फिर इसने पहले हाथ छुड़वाया था। अगर तब है तो पुलिस वाला एक नोट बनाता है जिसपे लिखा जाता है कि प्रायर ही अटेम्प्टेड, जिसकी वजह से इसको हैंडकफ करना जरूरी हो जाता है, वरना नहीं करते हैं। तो आपको 99% केसेस में हैंडकफ नहीं दिखेगा। टेररिस्ट के केस में दिख सकता है, बिकॉज वहां पर सेफ्टी रीजंस होते हैं कि देखो क्या कोई भरोसा नहीं, खुद उड़ेगा, हमको भी उड़ा देगा, हाथ पकड़े रह जाएंगे अपन, तब हो सकता है, बाकी नहीं होते। नाउ जस्ट टू पुट इट अप, हैंडकफ का आपको रूल पता नहीं था, बट दिस इज अ प्रोसीजरल रूल। ये कहीं पनिशमेंट में नहीं दिया है। तो एक लॉ होता है प्रोसीजरल, दूसरा होता है सब्सटैंटिव। अच्छा, सब्सटैंटिव, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दें, ठीक है, मैक्सिमम गवारो, जज बन गए। तो डिसाइड करना पड़ेगा कैसे मर्डर किया, वेपन क्या था, वो नहीं कह रहा, मैक्सिमम पनिशमेंट पूछ रहा हूं। फांसी, आप कह रहे हैं डेथ में फांसी, बिल्कुल सही बात है। मर्डर में आप फांसी दे सकते हैं। सेक्शन पता है किसी को? 302, चले बहुत बढ़िया। मर्डर सेक्शन 300 में डिफाइंड है, और 302 में मर्डर की पनिशमेंट दी गई है। सो 300 में मर्डर है, 302 में उसकी पनिशमेंट है। अब सर पनिशमेंट क्या कहती है कि भैया आपको डेथ भी दी जा सकती है, या फिर आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। भारत कोशिश करता है कि भैया जहां तक पॉसिबल हो हम लोग मर्डर केसेस में डेथ ना दें। हम कोशिश करते हैं, बिकॉज हम एक चीज बिलीव करते हैं दैट यू नो किलिंग अ क्रिमिनल लीव्स द सेम नंबर ऑफ क्रिमिनल्स। अगर आप एक क्रिमिनल को मार रहे हो तो अब आप एक क्रिमिनल हो, सो द सर्कल डजंट एंड। सो व्हाट वी सजेस्ट कि आप डेथ मत दीजिए। आप भारत में देखिए, इट्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जहां आपको डेथ मिलती है। अभी एक केस था, इफ आई मे हैव इट, नो ले ली भाई है, हाँ। सो इफ यू वुड हैव रेड अबाउट दिस, so a woman has been given death sentence for killing mother-in-law, 95 times stab किया है, 95 times stabs। अच्छा, मेरे को ना ये न्यूज पढ़ के बहुत दुख हुआ, पर कमेंट पढ़ के ज्यादा दुख हुआ। इसके अंदर एक ओवरली फेमिनिस्ट लड़की आई, कहती है दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप किसी को जीने नहीं देते। मैं कहा ये 95 बार स्टैबिंग को जस्टिफाई कर रही है। कहती है इमेजिन उस लड़की को कितना ट्रॉमा होगा, उसने अपनी सास को 95 टाइम स्टैब करना सही समझा। मैं कहा चोमू
जस्टिफाई कर रही है और नीचे सबसे लड़ रही है। और एक लड़के ने कह दिया कि यू कांट जस्टिफाई समवन किलिंग एंड स्टैबिंग समवन 95 टाइम्स विथ योर ओवर फेमिनिज्म। कहती मे गॉड ऑल्सो ब्लेसेस विथ यू सेम। पहली बात मैंने नीचे जाके कमेंट किया कि इस लड़की से बहस बंद करो, मुझे सेम दिख रही है, कहीं तुम्हारे घर में भी आ जाए। वुमेन फॉट ओवर कमेंट स्टैब 95 टाइम्स अ बॉय। मुझे रिप्लाई क्यों किया? कहां से आते हैं यार ऐसे? सो ऑसम पीपल अराउंड, बट या कूल। सो अच्छा, इनको डेथ दे दी और मुझे लगता है कि इनको मिलना भी चाहिए। इनको लटका के रवाना करो और इसको जो सपोर्ट कर रहा है भाई साहब, उसको इसके साथ गले में बांध के लटका के खत्म करो कि दीदी तुम भी जाओ। हाँ, नो रीजन एज ऑफ नाउ। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड विथ हर मैरिड लाइफ। उसके पति सपोर्ट नहीं कर रहा था, सासू माँ सपोर्ट नहीं कर रही थी, कुछ लड़ाई हुआ तो पति घर पे नहीं होगा। कह रही खाली सास को क्यों मारा? मैं पति ऑफिस गया होगा, रात को वेट कर रही होगी कि तू भी आ जा, आओ दिखरा आओ। सो जब तक पति आता तब तक पुलिस आ गई थी। मैंने सो सरप्राइजिंग। हाँ जी सर, जो उन्होंने जो क्राइम किया उसकी पनिशमेंट डेथ भी हो सकती थी, बिकॉज दैट वाज अ मर्डर। कैन आई से सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जो आपके लिए पनिशमेंट सजेस्ट करता है। सब्सटैंटिव लॉ वो होता है जो आपके लिए पनिशमेंट सजेस्ट करता है, एंड प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? जो आपको प्रोसेस बताता है एज टू हाउ टू डील विथ एन अक्यूज्ड। इट डिफाइंस एक्ट्स। अच्छा, अब इस एक्ट के अंदर ये बताए गए कौन से एक्ट्स हैं जो ऑफेंस है, एंड साथ साथ में उसकी क्या दी गई है? पनिशमेंट। और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ, जिससे आईपीसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब भारत में जो प्रोसीजरल लॉ है वो है सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जो सब्सटैंटिव लॉ है वो है आईपीसी, जिसे हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड। आईपीसी में 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं, जिसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड डिफेंसेस के अंदर। ये याद रखने की बात नहीं है। इसके नीचे इन लोगों ने तुमको सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन दिया है। अब सर सीआरपीसी, एक तो था सब्सटैंटिव लॉ जो आईपीसी है, दूसरा है सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या था? दैट इज प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अच्छा देखो, मेरे को एक चीज है यहां पर इनको एक करेक्शन करना चाहिए जो इन लोगों ने इवन भारतीय न्याय संहिता में भी नहीं किया। ये इन लोग बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसका नाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्यों होता है। इट शुड बी अक्यूज्ड प्रोसीजर कोड, बिकॉज क्रिमिनल इज अ वर्ड व्हेन यू से समवन अ क्रिमिनल, वो तब होता है व्हेन ही इज बीन प्रूवन गिल्टी, एंड यू कॉल इट एज अ क्रिमिनल के साथ डील करने वाला प्रोसेस। सो इट डजंट गो हैंड इन हैंड, बिकॉज हम लॉ में ये कहते हैं कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और यहां पर आप बोलते हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो व्हाट वी इंटेंड इज कि जब भी मैं आपको सीआरपीसी पढ़ाता हूं, हम बोलते हैं यहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पर याद रखना इसमें सबसे पहली डीलिंग अक्यूज्ड के साथ होती है। सर अक्यूज्ड और क्रिमिनल में फर्क होता है? मैंने इन पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने वॉलेट चुराया, इट्स अ क्रिमिनल रॉन्ग। मैंने इन पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने वॉलेट चुराया, ये इल्जाम लगाते ही चोर बन नहीं गई, ये अभी अक्यूज्ड हैं क्योंकि इन पर मैंने इल्जाम लगाया है। अगर इनके पास से वो वॉलेट बरामद हो जाता है या फिर ये साबित हो जाता है कि इन्होंने ही वॉलेट चुराया था, तो ये बन जाती क्रिमिनल। बहुत ही बढ़िया। सो अक्यूज्ड और क्रिमिनल का फर्क कहां हुआ? अक्यूज्ड मतलब जो अभी तक प्रूवन नहीं है, और क्रिमिनल मतलब जो प्रूवन है। नाउ द कोड ऑफ सीआरपीसी में ये दोनों से डील करता है, अक्यूज से भी, साथ साथ में क्रिमिनल से भी। आपने कहा सर ये क्रिमिनल से कैसे डील करता है? अपील का प्रोविजन भी सीआरपीसी के अंदर दिया हुआ है। जब आप क्रिमिनल बन जाए उसके बाद अगर आप अपील करना चाहते हैं तब भी यहीं पर दिया हुआ है। तो ये जो क्रिमिनल वर्ड यहां पर यूज हुआ है ये दो शख्सियत से डील करता है। पहला, जिस पर इल्जाम लगा है वो भी इधर ही आएगा, जिसके ऊपर इल्जाम प्रूव हो गया वो भी इधर ही आएगा। दोनों के दोनों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर आते हैं। अब सर ये सीपीसी 1898 was repealed by the code 1973 enacted by the parliament in 1974। अब नोटिस करके देखो, जहां पर पीनल कोड 1860 में था और आज तक चल रहा है, प्रोसीजर बदलना पड़ा क्योंकि ब्रिटिशर्स के प्रोसीजर अच्छे नहीं थे। ब्रिटिशर्स हमको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। ये हमको मात्र 100 साल के अंदर समझ भी आ गया। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने 1974 में अपने लिए खुद का नया सीआरपीसी बना दिया कि चलो ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा हमसे जो प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं। हमने अपने लिए थोड़ा लिबरल प्रोसेस बनाया। अच्छा, इंडिया की जुडिशरी, इंडिया की क्रिमिनोलॉजी, इंडिया की विक्टिमोलॉजी बहुत इवॉल्व हुई है, ऐसी नहीं होती थी।
आप अगर पहले के टाइम में देखेंगे और अभी में देखेंगे तो इट्स टू मच ऑफ अ डिफरेंस। आप पहले की पनिशमेंट्स देखोगे काफ़ी हार्श होती थी, पहले का प्रोसेस देखोगे काफ़ी हार्श होता था। हमारी एक फाइनल असाइनमेंट थी जब हमारा एलएलबी का लास्ट ईयर था, तो हम लोगों को 3 दिन जुवेनाइल बोर्ड के आसपास रहना था, मतलब अंदर नहीं रहना था पर उनके साथ रहना था, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट था क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, जो सब्जेक्ट ये कहता है कि आपको ये बताना है कि भैया व्हाट इज द साइकी ऑफ अ क्रिमिनल। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे थे हमारी जिंदगी में? इतने बर्बाद थे हम, एक क्रिमिनल के साथ घूम रहे थे ये समझने के लिए कि वो क्या सोच के क्राइम करता है। तो पहले मुझे जुवेनाइल बोर्ड, मेरे को लगता है मेरे जीवन में मुझे सारे बकर मिले एक से एक। तो मैं जिस जुवेनाइल बोर्ड में गया वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा मासूम सा कूल सा बच्चा था। तो हमको पहले कुछ समझाया गया कि उनको क्रिमिनल नहीं बोलते, उनको ये नहीं कहना कि आप जेल में बैठो। मैं कहा अंधे हैं क्या? दिखता नहीं है कि मैं नहीं भी बोलूंगा तो समझ तो आता होगा ना उनको। कहते नहीं ऐसे नहीं होता, वो बच्चे हैं उनके प्रभाव पड़ता है। मैं कहा खून करके आया है बच्चा। तो कहते नहीं नहीं बोलते, बिहेव करना है आपको। तो उसने बोला कि बच्चे की तरह ट्रीट करना है, क्रिमिनल नहीं बोलना, और ऐसे नहीं कहना कि आपने खून क्यों कर दिया। मैं कहा तो और क्या पूछूं, आपने गलती से चाकू क्यों लगा दिया, मतलब मेरे से बनेगा ही नहीं कुछ सवाल। कहते नहीं आप समझो बच्चे की मानसिक तौर पे हमें संभालना पड़ता है। हमने कहा ठीक है चल जाने तो दे अंदर, ठीक है। ये जिस तरीके से उनको बच्चा समझा, वो बाप है अंदर वो, ठीक है। वो सुपर कूल थे वो। तो मैं जाके बैठा। अब पहले 10-15 मिनट मुझे से लगा कि देखो लेट हिम ब्रेक द आइस, उससे बात स्टार्ट करने देते हैं। मैं पता नहीं कैसे स्टार्ट करूं, मैं बोल देगा हेलो हाय भैया, तू क्यों आया बे? मैंने कहा मुझे इसकी साइकी पता है, ये बदतमीज है, मैं बताता हूँ बाहर आके। स्टार्ट ही उसने तू करके किया। फिर ठीक है 5-10-15 मिनट बात की, एंड देन इट वेंट ऑन टू बी अ गुड टॉक अराउंड विद हिम। अब है ना सर, मैं उधर जुवेनाइल बोर्ड में जब उस तरफ उनके साथ खड़ा था तो मैं उनका प्रोसेस समझ रहा था। अब ये बच्चों को क्या बढ़िया ट्रीट करते हैं, ये बच्चों को ना सलाखों के अंदर नहीं रखते। अच्छा वैसे ना ये जो तुम पिक्चरों में देखते हो वैसी सलाखें होती भी नहीं है, ये मतलब फालतू बात है। मैंने राजस्थान में बहुत प्रैक्टिस करी। अब राजस्थान के अंदर जयपुर में जहां पर हम लोग गए, वहां पर मैं सोच रहा था अंदर पता नहीं होंगे पिंजरे बना रखे होंगे, ऐसा कुछ होगा। भाई साहब पिंजरे नहीं है, वो पहले के टाइम पे कोई राजा महाराजा की कोठी होगी बहुत बड़ी, वो जमीन उन्होंने ले ली, उन्होंने उसे तोड़ा ही नहीं, उसी को जेल बना दिया अंदर आराम से, ठीक है। तो अब उसको जेल बना दिया। एक जिस बाड़े के अंदर मैं गया, मुझे अच्छे से याद है 13 नंबर बाड़े के अंदर मैं गया था। तो वहां पर ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे लंबा कम ऐसे 100 लोग 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेटे हुए होंगे, इतने सारे इतने लंबे। तो मुझे समझ नहीं आया क्या था, हल्का सा एक जमीन पे ऊपर वो सो रहे थे, यहाँ से चल सकते हैं। तो मैं कहा ये कैसा मतलब जेल का आर्किटेक्चर है। मैं कहा 2 मिनट बुद्धि लगाई होती तो भी सही बन जाता। कहते हैं घोड़े का अस्तबल था पहले वहां पर। जैसा वो था वहां घोड़े भी नहीं रखने चाहिए भाई साहब, घोड़े के लग जाते हैं। मैं क्या बोलूं अभी, मैं इट वॉज टू बैड। तो वहां ऐसे 100 लोग सो रहे हैं। तो उसमें से 1-2 बंदे थे जिनका मुझे बात करनी थी, मैंने बात करी। सो आई अंडरस्टैंड। अच्छा ना देखो, मैं एक चीज फैक्ट बोलता हूँ, अगर आप 100 क्रिमिनल अंदर देखते हो ना, उसमें से 75 तो सीधे इनोसेंट ही हैं। ये बातों बातों में आ गए, जिनकी जरूरत ही नहीं थी। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे जिनकी कोई बात ही नहीं थी वहां पर, वो बस इधर उधर में फंस गए। तो ऐसे लोग हैं जो हार्डकोर हैं, वो तुमसे बात नहीं करेंगे, वो चिल कर रहे हैं अपना। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ बहुत बढ़िया सेट थी। इनके कुछ प्रोसेस हैं। अब जो आप जब उनको वहां पर अरेस्ट होकर लेके आए हो ना, इनको रोज सुबह 5 बजे उठाया जाएगा, ये फिक्स है। मतलब दिस गोज विदाउट सेइंग, आप उन्हें 5 बजे उठाइए, बाहर लाइए, इनकी गिनती करते हैं सुबह कि रात में कहीं भग तो नहीं गए, पहला। सेकंड, इनका नाश्ता, इनको भाई सुबह नाश्ता भी बढ़िया मिलता है, और फिर दिन का खाना बहुत जल्दी मिल जाता है। 1 बजे दिन का खाना मिल जाता है। 8-8 रोटी कंपलसरी खानी ही है, साथ साथ में बढ़िया गंदी सी कोई सब्जी, जो भी यही लोग बनाते हैं यही लोग खाते हैं। तो इनमें से जो काम आता है वो मिलता जाता है। देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, आप सब हो, आप अक्यूज्ड हो, क्राइम प्रूव नहीं हुआ। तुम हो मायके में आई बहू, तुम्हें आराम करना है, तुम्हें रेस्ट करनी, तुम्हें कोई काम नहीं करना। और ये हैं उधर वहां तुम्हारी भाभियां, जिन लोगों को वहां पर काम पर रखा गया। तुम हो प्रूवन गिल्टी। प्रूवन गिल्टी को बोला जाता है देखो अब तो तुम्हें यहीं रहना है, चलो काम करते हैं, ठीक है। जैसे जो प्रूवन गिल्टी वो रहेगा, तुम्हारा तो क्या कोई भरोसा नहीं, वापस चली जाओ। तो इधर वाले लोग रहते हैं, तो इनको बोल दिया जाता है भाई तुमको बाल काटना है तुम बाल काटो, ठीक है। भाई तुमको खाना बनाना था तुम वहां चलो, तुम्हें कुछ नहीं आता तुम खेती बाड़ी करो, तुम्हें ये नहीं आता, ऐसे सबको कुछ ना कुछ काम दे देंगे, आपको काम करना है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हार्ड कोर लेबर होती थी, सबसे हार्ड कोर लेबर करवाते थे। सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न था, बहुत ही इलीगल काम अंदर चलते रहते थे। अब प्रोसीजर बहुत बेहतर कर दिया गया। इनके बाड़े शाम में 7 बजे बंद हो जाते हैं। 7 बजे सबको, मतलब अंधेरा होने से पहले सबको वापस अंदर कर दिया जाता है। मतलब उजाले में इनको गिन देंगे, वापस अंदर। साइन करता है बाहर एक जेलर कि भाई यहाँ पर सारे के सारे बंदे अंदर चले गए, लॉक कर देते, फिर आप बाहर नहीं आ सकते। अंदर एक टीवी लगा के देते हैं, तुम चिल कर सकते हो, जिसपे दूरदर्शन चलता है, फिक्स होता है इनका।
आराम, और कुछ नहीं भाई, इनकी आदत पड़ जाएगी, जाएंगे नहीं वापस, बाहर जा रहे हैं गला तोड़ के वापस अंदर आ गए, इस बार किसको मारा, पुलिस वाले को, चलो ऐसे ये नहीं करते, इनको मजे भी नहीं करवाने। खाना इनका 3 बार फिक्स होता है। अच्छा, इन लोगों को हर 14 दिन में बाहर निकाला जाएगा, 14 दिन में बाहर निकाल कर इनको भेजा जाता है कोर्ट में। ये रूल होता है, जो बंदा अरेस्टेड होता है उसको 15 दिन के अंदर जज साहब के सामने पेश करना ही होता है, दिस इज मैंडेटरी। सर नाउ अगर यहां पर मैं आपसे एक चीज बहुत बेसिक क्लियर करूं, ये जो पूरा प्रोसीजर है ये मैं बना नहीं रहा हूं, ये प्रोटोकॉल है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको क्रिमिनल से डील करने के लिए बताता है, जो मैंडेटरी है। ये प्रोसीजर भारत ने अपने 1974 के कोड में लिखा हुआ है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर्स। अच्छा, यहां पर ये बता रहे हैं कि जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं एंड जो सेक्रेटरियल प्रोफेशन है, they would have relatively very less knowledge to do with CRPC and CPC than any other procedural law except for safeguarding against incurring of liability for criminal offenses by director। कल तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर्स के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है, या फिर तुम्हारे ऊपर खुद क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है, मैनेजर और अदर ऑफिसर, या फिर कोई भी और इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है, इसीलिए तुमको CRPC और IPC सिखाया जाता है, सो दैट यू आर अवेयर एंड यू कैन गिव एन एडवाइस टू द कंपनी एज टू व्हाट शुड बी डन राइट नाउ। ऑफ कोर्स तुमको उस टाइम एक लॉयर तो हायर करना ही पड़ेगा, बट यू वुड बी द फर्स्ट एड बिफोर दे रीच द फाइनल डॉक्टर। Nevertheless, it is necessary that company secretaries and other staff should be familiar with some relevant features of CRPC. So, it is an act to consolidate and amend laws relating to procedure to be followed in apprehending. Hey, what is apprehending? Apprehending. Arresting. जब आप किसी को पकड़ते हो ना, criminals को, उनके खिलाफ investigate करना and their trial before the court. अब देखो, 2 तरीके के laws बताए थे, एक होता है substantive, दूसरा प्रोसीजरल। अच्छा, प्रोसीजरल लॉ को ही ये लोग एडजेक्टिव लॉ भी बोलते हैं, प्रोसीजर को ही एडजेक्टिव भी कहा जाता है, याद रखना इस चीज को। अभी ये चीजें आपको भी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिखवा के दूंगा, डोंट वरी विद दैट। चले, नाउ इट्स ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड अ मशीनरी फॉर डिटरमाइनिंग द गिल्ट एंड इम्पोजिंग पनिशमेंट ऑन ऑफेंडर्स अंडर सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ कौन सा है? IPC गवारों, IPC। कूल, अभी आपका इंट्रोडक्शन था, इसका एग्जाम पर्सपेक्टिव कोई रेलेवेंस नहीं था, ये सिर्फ चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए था। बात शुरू होती है स्टेजेस ऑफ क्राइम से। एक बार अपने, अच्छा देखिए, आपने सब रजिस्टर लाइन आज फर्स्ट पेज ग्लॉसरी का बनाना, मे वालों ने ऑलरेडी ग्लॉसरी का एक फर्स्ट पेज बना रखा होगा, राइट? बाकी सब लोग पहला पेज। ग्लॉसरी मतलब डिफरेंट वर्ड्स, उनके मीनिंग। ये कह रहे हैं ग्लॉसरी, ओके, व्हाट इज दैट? बनाया फर्स्ट पेज। अब कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं, पहले वो लिख लीजिए। मे वाले बच्चे प्लीज चेक करें, अगर वो वर्ड आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप मत लिखिएगा वापस से। बोलूं तो फर्स्ट वर्ड आप लिखें इसमें सब्सटैंटिव लॉ। सब्सटैंटिव लॉ, ओ मैडम ये एक लाइन छोड़ के मत लिखो, पेज ऐसे ही भर जाएगा। सब्सटैंटिव लॉ, इनके बीच में भी लिख ले सब्सटैंटिव लॉ। अच्छा, सब्सटैंटिव लॉ मतलब क्या? जो पनिशमेंट्स बताते हैं, नहीं? हाँ ना, तो इसके डैश करके लिखें विच प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट्स, विच प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट्स। नेक्स्ट, प्रोसीजरल लॉ स्लैश एडजेक्टिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ स्लैश एडजेक्टिव लॉ, पेज भर जाएगा। प्रोसीजरल लॉ स्लैश एडजेक्टिव लॉ, इसके अंदर डैश करके लिखेंगे द लॉ विच प्रिस्क्राइब्स, द लॉ विच प्रिस्क्राइब्स, द लॉ विच प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अप, अक्यूज्ड। लिखा हुआ है कि मे वाले बच्चों ने ऑलरेडी? मे वालों ने लिखा हुआ है, प्लीज आप वापस नहीं लिखें। अक्यूज्ड, बाकी सब लोग अक्यूज्ड। अच्छा, अक्यूज्ड क्या होता है? जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा है। द पर्सन अगेंस्ट हुम एन एलिगेशन हैज बीन मेड।
द पर्सन अगेंस्ट whom an allegation has been made. The person against whom an allegation has been made. इसके नेक्स्ट लिखेंगे कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट. कन्विक्ट कौन होता है? प्रूवन गिल्टी. प्लीज गो हेड, एड प्रूवन गिल्टी. जिसके ऊपर जो इल्जाम लगा था वो साबित हो गया, प्रूवन गिल्टी, कन्विक्ट. नेक्स्ट लिखें अक्विट, ACQUIT, अक्विट. हाँ जी, अक्विट क्या होता है? केस के अंत में या तो आप केस जीतेंगे या फिर आप हारेंगे. हारे मतलब आप क्रिमिनल साबित हो गए तो हम कहते हैं कि कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया. पर अगर आप जीत गए तो कोर्ट आपको फ्री कर देती है, हम कहते हैं कोर्ट ने आपको अक्विट कर दिया. अक्विट का मतलब होता है टू सेट फ्री, टू सेट फ्री. लिखा. अब दो वर्ड्स और लिख लेते हैं. एक आएगा प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन. हाँ जी, अच्छा अब देखें, सबसे पहले अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं जाके कंप्लेंट करूंगा. तो सर जब मैं कंप्लेंट करता हूं तो आप कहते हो कि मैं कंप्लेनेंट हूं. कंप्लेनेंट जब कोर्ट में आता है अपना केस साबित करने के लिए, हम उसे प्रोसिक्यूशन बुलाते हैं. मतलब जब आप कोर्ट में आते हैं, जिसके साथ गलत हुआ है, जो आज कोर्ट में आके इल्जाम लगा रहा है, हम उसे प्रोसिक्यूशन बुलाते हैं. सामने वाली पार्टी को क्या बुलाओगे? डिफेंडेंट, जो खुद को आकर डिफेंड करेगा. तो प्रोसिक्यूशन कौन होता है? जो कोर्ट में आता है और केस में, मतलब द पर्सन हु अलेजेस इज द प्रोसिक्यूशन, राइट. और डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके खिलाफ आपने शिकायत करी है, जो आज खुद को डिफेंड करेगा, राइट. तो एक वर्ड लिखिए प्रोसिक्यूशन और दूसरा वर्ड उसी के नीचे लिख लीजिए डिफेंडेंट. तुमने सब लिखे हुए इसमें? ठीक है, डन. अच्छा, अब प्रोसिक्यूशन के अंदर डाल दें द वन हु कंप्लेन्स, द वन हु कंप्लेन्स, defendant against whom the complaint is made, defendant against whom the complaint is made, against whom the complaint is made. Have you done? चलें, बहुत ही बढ़िया. चलिए, आईपीसी कौन सा लॉ है? सब्सटैंटिव. सीआरपीसी प्रोसीजरल. एडजेक्टिव भी बोल लो इसको चलेगा, बिकॉज प्रोसीजरल एडजेक्टिव सेम होते हैं. अब सर चैप्टर शुरू होता है यहां से. सबसे पहले द स्टेजेस ऑफ क्राइम. अब दोस्तों देखो सर, क्राइम 4 स्टेजेस से निकलता है. क्राइम हमेशा 4 स्टेज से निकलता है. इसमें पहली इंटेंशन तो तुम भी, मतलब पहली स्टेज पे तो तुम भी बहुत बार आए हो, पर तुम सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे नहीं आए, इसीलिए तुम बच गए हो. ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ क्राइम अगर आप देखो तो इट्स अ 4 स्टेज क्राइम. सर पहली स्टेज क्या होती है? इंटेंशन. अच्छा, आप अभी ऐसे बैठे हो, बैठे बैठे ऐसे थोड़ी शांभवी का मूड हो गया कि इसका गला तोड़ दिया. ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ बस बोर हो रही थी सर, क्या करें, सोचा गर्दन तोड़ देती. ऐसा नहीं होगा, कुछ इंटेंशन होगी. सेकेंड स्टेज हमेशा होती है, उसकी आप प्रेपरेशन करते हो. तीसरा आता है अटेम्प्ट, और चौथे में क्राइम होता है. तो अगर आप देखें तो ये 4 स्टेजेस से हमेशा एक क्राइम निकलता है. इनमें से कोई स्टेज मिस नहीं हो सकती, ये चारों होंगी ही होंगी. आपने कहा ठीक है, लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट स्टेज. सबसे पहला है क्रिमिनल इंटेंशन. व्हाट डू यू थिंक इज अ क्रिमिनल इंटेंशन? एनीवन? किसी की मारने, अच्छा मतलब वही खाली क्रिमिनल इंटेंशन होती है? कैसे लोग हैं यार, जानबूझ के हर्ट करना. वाह यार. टू डू बैड फॉर समवन, इज इट अ क्राइम? या बट जस्ट एन इंटेंट. अभी वो क्या क्या सोचता है तो सोच भी नहीं सकता. मारने का इंटेंट. अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्राइम मतलब मारना ही होता है क्या? हाँ, कुछ गलत करने की सोचना. ठीक है, सही बात है. अब जैसे मतलब आप ये लॉन्डो से मिलिए इन द लेट इवनिंग्स, ये नहीं है हेल्दी. ये सब वीपीएन छाप लौंडे हैं यहाँ पे, ठीक है.
अगर इनकी खाली गूगल सर्च हिस्ट्री भी सर्च कर दिया, कोढ़े पड़ेंगे इनको। मतलब एट लास्ट नरेंद्र मोदी और मेलोनी कौन सर्च करता है यार, ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो ये वहां तक के लोग हैं। अब एक बात बताओ, सोच तो इंसान की कुछ भी हो सकती है, सही बात है। अच्छा, अभी रोज अपना विकास नौरा फतेही को देख के क्या क्या सोचता है, अगर बता दिया ना तो जन्म जन्मांतर रूह कांप जाएगी। तो क्या फिर हरीश और सॉरी विकास क्रिमिनल है? नहीं, अरे सच में बहुत गंदा सोचता, कसम से बहुत गंदा, मतलब एक्सट्रीम। हाँ ये देखा, वैसे सभी सोचते हैं। इसका मुंह देखो, तुमको क्या लगता है अंग्रेज देश कितना चूस गए इस जमाने को देखो आप। तो वापस आ जाते हैं। सभी के साथ है यार ऐसा, तो हर कोई, अब सोच तो किसका कंट्रोल है भाई, कोई कुछ भी सोच सकता है। वी कांट बी रियली पनिशिंग समवन फॉर देयर इविल थॉट। तो क्रिमिनल इंटेंशन एक क्राइम का फर्स्ट स्टेज होता है, बट दिस फर्स्ट स्टेज इज नॉट पनिशेबल। ये पहली स्टेज पनिशेबल नहीं होती, क्योंकि हम सब कुछ भी सोच सकते हैं। अच्छा कित्तों की बुआएं बड़ी वैम्प है, बाकी सबकी बुआएं वैम्प मतलब खराब। अब धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। बुआ है ही नहीं है, अच्छी बुआ। अच्छा खराब है ना, हाँ खराब कित्तों की आगे, हाँ चलो बहुत ही बढ़िया। इसकी तो बुआ सांप है, मतलब वापस। तो अच्छा, अपने पास है 5-6 लोग जिनकी बुआ बहुत खराब है। अच्छा एनीवन, अभी यहाँ पे किसने बोला था बुआ खराब? भाई व्हाई डू यू फील बुआ इज नॉट गुड? इफ इज समथिंग शेयरेबल, इसके जैसे वो चाचा चौधरी नहीं है तू। अपने बेटे की तारीफ करती है यार, अक्रॉस सबका यही प्रॉब्लम है यार, बुआओं का यही, घर आके अपने परसेंटेज पे थूक देंगी। हाँ अपने अच्छे आ जाने, वहां पे गुड़िया पे पेन चुबाती है अंदर जाके वहां पर, कि बच्चा फेल क्यों नहीं हो रहा, 95 कैसे आए इसके। हाँ तो अपने बच्चों की तारीफ। और सर आपकी इधर कुछ प्रॉब्लम? बच्चों की तारीफ करते, बेटे तेरे मुंह देख के लगता है बनती भी है उनकी तारीफ। बस ठीक है, राइट, तो बहुत तारीफ करती हैं, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा क्या तारीफ करती हैं वैसे? पढ़ते बहुत अच्छा है। हाँ तो बनेंगे ना सक्सेसफुल भाई साहब, थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है यार। हाँ जी, और बुआ यहाँ पर भाई किसी के कुछ बुआओं की प्रॉब्लम है क्या? तो प्रॉपर्टी मांगने आ जाती है ऐसे बुआ। वाह यार, रियल प्रॉब्लम। अच्छा तो कभी कभार मन करता है कि ऐसा गलती से गैस सिलेंडर से गैस लीक हो और तो तुल्ली लगा के भाग जाए, बुआ का बाप बन जाए, सीख पलट गया, ऐसा होता है। अच्छा ऐसा अपन सोच तो सकते हैं, मतलब सोचने में क्या हर्ज है। तो ये सब हमारी क्रिमिनल इंटेंट है, वो सबके साथ ही होता है, इट्स एवरीवन। अगर आप लोग अपनी बुआओं के बारे में नहीं बता रहे तो आप बस खुद बहुत अच्छे हो, बाकी प्रॉब्लम तो तुम्हारे यहाँ पर भी सेम ही चलनी चाहिए, ये सबके यहाँ सेम रहती है, ठीक है। बुआओं का एक एक्स फैक्टर होता है, उनको भाई के बच्चों से बहुत कॉम्पिटिशन होता है अपने बच्चों को लेकर, इट्स वेरी नॉर्मल। सो एक ऑन द स्पॉट जब भी बुआ घर पर आती थी तो मेरे अंदर जो अलग अलग तरीके से मर्डर करने की तीव्र इच्छा जागती थी, कि बुआ छत पे बाल सुखा रही हैं, अचानक से बालों से लटक के गिर जाए नीचे, ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे को बहुत अलग अलग विचार आते हैं। पर क्या ये क्राइम है? दिस इज नॉट। व्हाई? बिकॉज दिस द फर्स्ट स्टेज ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। सो इंटेंशन होता क्या है? इट्स अ कॉन्शियस exercise of mental faculties. अच्छा mental faculties is an old word, it's a conscious exercise of your mind is what they're saying, of a person to do an act for the purpose of accomplishing or satisfying a purpose. आपने कॉन्शियसली कोई ऐसी चीज करी क्योंकि आपके दिमाग में एक पर्पस था जो आप अचीव करना चाहते थे। लॉ डज नॉट एज अ रूल पनिश इंडिविजुअल फॉर देयर इविल थॉट। आपके इविल थॉट्स के लिए हम आपको पनिश नहीं कर सकते, वरना अभी अपन सब लोग यहां पर येरवाड़ा में लेक्चर ले रहे होते, क्योंकि मुझे फांसी हो चुकी होती, बस कुछ दिन में लटकाना था, और तुम सब भी आजीवन कारावास में तो थे ही। नॉट टू फॉरगेट हरीश लटक रहा है, ठीक है, वापस आते हैं। So you can't be punishing someone for their evil thoughts or for any criminal intention. The criminal code does not punish a man for a mere guilty intention because it is very difficult for the prosecution to prove guilty intention of a man. You can't prove someone's intention. वो कुछ भी करे आप उसकी intention prove नहीं कर पाओगे। आप intention का prove कर पाते हो उसका काम होने के बाद। मतलब अगर उसने कुछ गलत करा हो, कोशिश करी हो, तो तुम इंटेंशन प्रूव कर सकते हो। पर ये तुम्हें देख रहा है, तुमने समझ रहे हैं सब, कहां देख रहे हो, अबे इतना लंबा कहां जा रहा है भाई। इंटेंशन कांट बी प्रूव जब तक वो कुछ करता नहीं है। आर यू ऑल टुगेदर? सो इंटेंशन मीन्स डूइंग एनी एक्ट विथ वंस विल। अच्छा देखो यहां पर बहुत सारे वर्ड यूज हुए हैं, आपकी इच्छा से, डिजायर, वॉलंटरीली, मैलाफाइड,
एंड फॉर सम पर्पस, ये जानबूझ के उन्होंने सारे वर्ड यूज किए क्योंकि इंटेंशन अलग अलग रूप ले सकती है। जहां पर एक आप स्वेच्छा कुछ कर रहे हैं, वॉलंटरली कुछ कर रहे हैं, जहां पर उसने एक जगह और लिखा मैलाफाइड। मैलाफाइड क्या होता है? कोई चीज जो गलत नियत से करी जाए, कोई चीज जो गलत नियत से करी जाए वो मैलाफाइड में आती है। ये सब इंटेंशन के लिए क्लासिफाई होता है। अच्छा, अब मेरे को अगर एक बात बताओ, ये जो पुणे में द वेरी इनफेमस केस हुआ अबाउट दिस पोर्शे एक्सीडेंट, वे नॉट लाफिंग ऑन द केस, हम भाई को देख के स्माइल कर रहे थे। सो हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो एट दिस पॉइंट ये जो पुणे के अंदर केस हुआ फॉर विच समवन वॉज ड्राइविंग। अच्छा, एक चीज टू बी प्रिसाइज, डू यू थिंक दैट जो बंदे ने गाड़ी चलाई, स्पीड में चलाई, क्या उसने इंटेंशन बनाई थी कि चलो चल के आज किसी को उड़ा देते, देखते हैं कि मरता है कि नहीं? ठीक है, वाइस सिटी गेम तो चल नहीं रहा कि आप गाड़ी चलाओगे, उड़ाते रहोगे, उतरोगे, दूसरी गाड़ी में बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। सो यहाँ पर इफ आई मैं आस्क एट द फर्स्ट, इंटेंशन नहीं है तो फिर इसको क्रिमिनल क्यों बोल रहे हो? नेग्लिजेंस है समवेयर। तो अब देखो नोटिस करके उसने क्या बोला ना कि इंटेंशन के बहुत रूप हैं। जहां पर ये जो उसने वॉलंटरली गाड़ी भगाई, उसको कॉन्सिक्वेंस पता था ना कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, फिर भी उसने ऐसी गाड़ी भगाई, तो ये भी इंटेंशन का रूप ले लेती है। इसीलिए यहां पर क्लैरिटी के लिए सारे वर्ड्स ऐड कर दिए गए। अब एक एग्जांपल है, इफ अ मैन ड्राइव्स अ रैश एंड रेकलेस मैनर रिजल्टिंग इन an accident causing death of a person, the reckless driver cannot plead innocence by stating that he never intended to cause the death of the person. It may be true in the strict sense, but a reckless driver should know. ये reckless क्या होता है? Careless, गैर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने वाला, should know that reckless driving is likely to result in harm and can even cause death of the person on the road. So, by virtue of definition of word voluntarily, a reckless driver who causes death of a person can be presumed or deemed to have intended to cause the death. इसीलिए यहां पर ये सारे वर्ड्स को यूज किया गया कि आपके साथ हुआ। अच्छा, अभी दिल्ली में केस हुआ था, ये तो बड़ा जल्दी इन लोगों ने न्यूज से हटा दिया। दिल्ली और एक जयपुर का, ये दो केसेस हैं, इन लोगों ने बहुत जल्दी न्यूज से हटा दिए। बट ठीक है, दिल्ली वाला केस था, उसकी मेरे पास फाइल भी है, आई विल शो यू अराउंड अभी। व्हाट जस्ट हैपेंड ओवर देयर, एक लड़की, उसके पास व्हाइट कलर की मारुति स्विफ्ट थी। सोसाइटी के अंदर, अगर आप में से कोई बड़ी सोसाइटी में रह रहा हो तो वो अपने कंपाउंड पे ऐसे सर्कल से गाड़ी निकाल के बाहर की तरफ जा रही थी। सो वाइल शी वाज टेक्सटिंग हर बॉयफ्रेंड, बात कर रही थी, और वो 15-20 की स्पीड पे होगी, 15-20 भी नहीं, 10-15 की स्पीड मानना, बिकॉज वीडियो जितना दिख रहा बहुत ही स्लो थी। मतलब हम अगर आगे दोनों लोग ऐसे अगर प्रेशर लगाएं तो शायद गाड़ी रुक भी सकती, इतनी धीरे थी गाड़ी, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बहुत धीरे गाड़ी पे तो चैट कर रही थी। अच्छा देखो, ये ना अपन में से बहुत सारे लोगों की आदत है, अगर आप कभी कार चला रहे हो और गाड़ी अगर एकदम 5-10 की स्पीड पर ना, इट्स वेरी नॉर्मल, वी टेक आउट द फोन, 1 मिनट देखेंगे, निकालेंगे। जनरली किसी को फोन भी उठाना हो ना बाइक पे भी, तो वो हल्की सी गाड़ी खाली अगर वो 70 पे तो 55 पे कर देता है। हाँ भाई, बस तेरे लिए गाड़ी धीरे करी है, धीरे नहीं करी है कुत्ते, इतना तुझसे बैलेंस नहीं हो रही थी, तो सर अपन हल्की सी धीरे करते हैं, एक्टिंग करेंगे और फिर भगा देते हैं। अब इस चीज पे ये लड़की ने क्या किया, चैट कर रही थी, शायद तक झगड़ा बढ़ गया, तो इसने हल्का सा एक्सेलरेशन दे दिया, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं देगा, 15 से 20 पे गई होगी, बस इतना एक्सेलरेशन था। वीडियो एकदम बहुत क्लियर था। सामने एक अंकल आंटी सर्कल पे वॉक कर रहे थे, 70s में होंगे, इसने बड़ी प्यार से उनके ऊपर गाड़ी चलाई, टक 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 करके चली गई। मैं उस वीडियो को एंड तक देखा, उसने रिवर्स नहीं लिया। आई एम स्टिल वंडरिंग, वॉज शी अवेयर? उसे शायद लगा होगा कि वो खड्डे पर गाड़ी कूदा के निकल गई है, जबकि वो 2 इंसानों पे चला के निकल गई। हाँ, बाद में उसको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद उसके ऊपर फिर चला, फिर अगले दिन उसको वापस से बेल मिल गई और वो दोनों ही मर गए। अच्छा, वो अंकल आंटी दोनों डॉक्टर्स थे, उनके बच्चे फॉरेन में रहते हैं, नो वन्स हियर, एंड फॉर नो गुड रीजन, क्योंकि बस ये किससे चैटिंग कर रही थी, बॉयफ्रेंड वाज जस्ट एडेड बाय मी टू सब्जेक्टिफाई दिस एग्जांपल, बट वो किससे चैट कर रही थी, और चैट करते करते 2 लोगों के ऊपर गाड़ी चला के निकल गई। नाउ इजंट दिस अ क्राइम? दिस इज अ क्राइम। अब ये क्राइम क्या एकदम परफेक्ट इंटेंशन में आता है? वॉलंटरी। आपको पता होना चाहिए था कि ऐसा क्राइम हो सकता है, यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ द सेम। इट्स सो सिंपल, खत्म। नाउ ये दोस्त हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज, इंटेंशन। अच्छा देखो, अब जनरली जब इंटेंशन बनती है, द नेक्स्ट स्टेज गोस इज प्रेपरेशन। अच्छा, प्रेपरेशन मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? डोंट रीड इट, आपके हिसाब से प्रेपरेशन का मतलब क्या होगा? सर, इफ वी वॉच एनी वुमेन विथ रॉन्ग इंटेंशन, विल इट बी क्रिमिनल इंटेंशन?
मैं अगर इसका जवाब हाँ बोलूंगा तो मुझे भी अरेस्ट होना पड़ेगा. सो लेट्स डू वन थिंग. नहीं, ऐसा नहीं होता. आप कुछ भी सोच सकते हैं, बस आपने सामने वाली को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना. प्लीज ये ध्यान देना, वरना एक क्राइम हो जाएगा. बिकॉज किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना एक एक्ट होता है, फिर आप क्राइम में आ जाएंगे. हाँ जी सरकार, पॉश अगर साथ में काम कर रहे हो तो लगेगा, बाकी केसेस में तो ये सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाएगा आपकी तरफ से. हाँ जी, कहाँ थे अपन? प्रेपरेशन. व्हाट्स प्रेपरेशन? तैयारी करना. ये दिल्ली का भी केस सुना था क्या? श्रद्धा एंड आफ्ताब पूनम वाला, ऐसा करके कुछ. द मोस्ट ऐसा इडियोटिक केस यूल एवर कम अक्रॉस. वो भाई आदमी कितना बड़ा चोमो है, मतलब आप सोच के देखो. सो दीज पीपल वर स्टेइंग टुगेदर सिंस ईयर्स, साथ में रहे, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे. लड़की ने इस बंदे को बोला, पूनम वाला को, कि दैट लेट्स गेट मैरिड, और उसने मना कर दिया. बहसबाजी हो गई और इसने पहले इस लड़की को मारा. जान से नहीं मारा, मारा. और ये लड़की उधर से भाग गई. फिर ये पुलिस स्टेशन गई और इसने जाके केस कर दिया कि भाई ये जो बंदा है थोड़ा पागल है एंड ही इज अटेम्प्टेड टू किल मी, प्लीज अरेस्ट हिम. तो बाद में लड़का क्यूट बन के उसके सामने गया, सॉरी सॉरी बोला, लड़की फिर मान के कंप्लेंट वापस ले ली. तो अगर आपको ना पता हो तो पूना वाला केस में पहले एक एफआईआर फाइल हुई थी लड़के के खिलाफ. लड़की जीवित थी, लड़के ने जाके उसको फुसलाया, वापस मान गई और एफआईआर वापस ले रही और दोनों साथ में रहने लग गए. अब ये लड़के को शादी नहीं करनी थी और लड़की अपने घर परिवार वालों से अलग रह रही थी उनके विपरीत इच्छा से, और लड़की जिद कर रही थी कि शादी तो करनी पड़ेगी, और ये लड़का मान नहीं रहा था कि शादी नहीं करेंगे. सो व्हाट डिड ही डिसाइड? क्या करें, खून कर देते हैं इसका. वाह. तो इसने सोचा खून कर देते हैं. तो पहले इसने लड़की को मार दिया. अच्छा, मारने पहले इसने इंटेंट बनाई. अच्छा, इसने वेपन्स खरीदे हैं. आप इसके वेपन्स देखो, जो बोन्स भी कट कर सकें आराम से, वैसे वेपन्स खरीद के आया है. अच्छा, इसने एक रस्सी खरीदी टू स्ट्रैंगल हर टू डेथ. इसने उसके बाद, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी कर क्या रहा था. इसके पास हर तरीके का औजार था, मतलब ये मूड के हिसाब से मर्डर करने वाला था कि ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे करके इसने सारे वेपन्स कर दिए रहे अपने पास. कहना ऐसे प्रेपरेशन है. पर एक दोस्त बात बताओ, मान लो मैंने एक चाकू खरीदा, एक रस्सी खरीदी, तो क्या आप इस बात में मुझे अरेस्ट कर सकते हो? क्यों? सब्जी काट के और कपड़े सुखाने के लिए रस्सी ली थी. सिंपल. आप खाली प्रेपरेशन पे कैसे करोगे? अरे इस रस्सी का नाड़ा बनाऊंगा मैं, तुमको क्या करना है यार? मेरी चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है. तो अब समझो, प्रेपरेशन भी अगर मैं एट द फर्स्ट इंस्टेंस बोलूं तो पनिशेबल नहीं होती है. प्रेपरेशन को भी पनिश नहीं किया जा सकता. पर एक सेकेंड, अभी अपनी प्राची गई, उसने बोला भैया 1 किलो RDX देना, और RDX देके बम बना रही थी आराम से बैठ के. बम, ठीक है. तो ये बढ़िया बम बना के बैठ गई, आराम से टेस्टिंग करने जा रही थी. आपने रास्ते में इसके हाथ में बम देख लिए, तो क्या आप इनको अरेस्ट कर सकते हैं अभी कि नहीं कर सकते? क्यों? अभी तक तो उसने अटेम्प्ट किया ही नहीं है. आपने कहा तो क्या चाहिए आपको, लोगों को फोड़ के देखे एक बार कि कैसे फूट रही है. मतलब कभी कभार आप प्रेपरेशन में पनिश कर रहे हो और कभी कभार आप नहीं कर रहे हो. तो व्हाट डू वी गेट? जनरल रूल ये कहता है कि प्रेपरेशन पे पनिश नहीं किया जा सकता, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर इवन प्रेपरेशन में भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है और आपको पनिश किया जा सकता है. लेट्स रीड दिस. प्रेपरेशन मीन्स टू अरेंज नेसेसरी मेजर्स फॉर कमिशन ऑफ द इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट. Preparation itself is not punishable as it is difficult to prove that necessary preparation were made for commission of the offense. तो पहली लाइन क्या थी? Preparation का मतलब होता है necessary measures लेके आना जिससे आप criminal act करोगे. But preparation is not, as it is very difficult to prove कि जो आपने necessary preparations करी थी वो for the commission of offense थी. But कुछ exceptional cases है जहाँ पे even preparation को भी क्या किया जा सकता है? पनिश किया जा सकता है. वी कैन स्टॉप ओवर हियर क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है कि कब कब पनिशमेंट होती है और क्या क्या करते हैं. एंड माय टाइम्स अप. अच्छा, अपने को कल से ऐप पे शिफ्ट होना है, क्या सीन है? कुछ पता पड़ा? छुट्टी बोली? एक सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक. छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है. मैं एक मिनट विकास से बात करता हूँ. सभी को छुट्टी नहीं है. वी विल अपडेट यू अबाउट हाउ वी गोइंग टू टेक द लेक्चर्स टुमारो. एज ऑफ नाउ यहां तक सब कुछ समझ में आया? ठीक है, कल मिलते हैं दोस्तों. धन्यवाद. लाइव वाले बच्चों, मोस्टली यूट्यूब पे मेरा लास्ट लेक्चर था. आई एम गोइंग टू सी यू अगेन ऑन द ऐप. चले, थैंक यू सो मच दोस्तों. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बाय बाय. ओ बाय.